हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीजी टेट पेपर नंबर सेकंड 2022 मतलब जो लास्ट ईयर हुआ था उसका पेपर का साइंस वाला पोर्शन, साइंस एंड मैथ्स वाला जो 60 मार्क्स का है, वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल देखेंगे। इसके पहले आप लोग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सीजी टेट या सी टेट को कैसे क्रैक करना है उसके लिए मैंने एक रणनीति आपसे आपके साथ शेयर किया है। वो वीडियो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, वो वहां से जाके पहले एक बार देख लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर सेक्शन में आते हैं, यहां हमको साइंस का सेक्शन को डील करना है। ये रहा साइंस का सेक्शन, गणित और विज्ञान। यहां से 60 प्रश्न आएंगे और ये 60 प्रश्न में आप तक जब तक 50 क्वेश्चन नहीं करने वाले, करेक्ट 50 क्वेश्चन नहीं करने वाले, सीजी टेट निकालना असंभव लगेगा आपको, मैं बता दूं। क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसको आप लोग बहुत पहले टाइम से बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़े हो गए, 11वीं 12वीं 6वीं 7वीं सब में पढ़ा गया आपके द्वारा। जो पेडागॉजी वाला सेक्शन, जिसको बाल विकास बोलते हैं, वो सेक्शन एकदम नया होने वाला है सभी के लिए, बट ये सबसे पुराना है। तो इसमें 60 में 50 से प्लस करना आवश्यक है। ओके, और मैं आपको बता दूं सीजी टेट बिना बाल विकास पढ़े भी क्रैक हो जाता है, मेरा हुआ था इसलिए बता रहा हूं। चलिए देखिए, इसके हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन है x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस तरह से हल कर लेंगे, x प्लस 7/2 बराबर 3 माइनस एक्स बटे 1। कुछ नहीं तो बटे 1 यहाँ पर लिख सकते हो। इसको ऐसे गुणा कर दो, तिर्यक गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो कर लो। तो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 को गुणा 3 से होगा, x प्लस 7 तो ऐसे ही लिखाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x वाले को इधर पक्षांतर कर लो, ये 2x को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये क्या हो गया, माइनस 2x इधर पक्षांतर होके प्लस 2x हो जाएगा। और ये अपने साथ 6 है, ये 7 को इधर पक्षांतर कर दो तो माइनस 7 हो गया। ये हो गया 3x बराबर -1। ओके, अब यहाँ गुणा है, गुणा का पक्षांतर क्या होता है, गुणे का पक्षांतर होता है भाई भाग। तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो इसका हल इस प्रकार से -1/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आई थिंक, मुझे लगता है आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है ना तो आप लोग कमेंट छोड़ देना। और मैथ्स तो करना आवश्यक है। देखो याद रखो, मैथ्स, गणित और साइंस इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब सीजी टेट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी शिक्षक जो भर्ती आने वाली है उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न आने वाले हैं इस सेक्शन से। और 30 में जिनके 25 प्लस सही होते हैं वही टीचर बन पाएंगे। अब जिनका मैथ्स कमजोर है, साइंस वीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करो, कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैथ्स के पेडागॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल के संबंध में कौन सा सही है पूछा गया है, ठीक है। कौन सा इसमें से सही है। तो देखो, इतने सिंपल सा चीज है कि बैंकिंग मॉडल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पाउले फ्रियरी ने, तो यही सही है। बाकी ये बैंकिंग मॉडल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर अपन सेक्शन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी ये बैंकिंग मॉडल का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंकिंग मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए वापस से आते हैं, 93rd की तरफ चलते हैं। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाती है। सर्कल इन विच सेक्टर रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार सॉल्व किया होगा। ऐसा एक अपने पास सर्कल है जिसमें ये जो खंड होते हैं, जिसको हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं या त्रिज्या खंड बोलते हैं, ये क्या डिनोट करता है, बहुत सारे क्वांटिटीज को। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कर दिया, ये 30 अंश का है, ये डिनोट कर रहा है मान लो वर्किंग पीपल को, मतलब कामकाजी लोग को। और नेक्स्ट 40% है या 50% है, ये किसी और को डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पाई चार्ट तो बोलते थे, इसी को तो पाई चार्ट बोलते हैं ना। ये कुछ और डिनोट कर रहा है, ये कुछ और डिनोट कर रहा है, ये कुछ और डिनोट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, याद रखना। बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट में इस तरह से बार बने होंगे ऐसे ऐसे करके, एक ऐसे ग्राफ होगा, ध्यान से समझ लीजिए, ये सब एग्जाम में आते हैं, इस तरह से बार बना होगा, ये हो गया बार चार्ट। यहाँ ये डिनोट कर रहा है 100 को, ये डिनोट कर रहा है 150 को, ये डिनोट कर रहा है 50 को, समझ में आया, ये बार चार्ट हो गया। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में ये आपस में एकदम पास पास बने होते हैं, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। हिस्टोग्राम ऐसे बने होते हैं, हिस्टोग्राम में ऐसे करके आपस में जुड़े होंगे। ये भी बार जैसा ही होगा लेकिन आपस में ये जुड़े होते हैं, ये हिस्टोग्राम है, याद रखना। ये क्या है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ये सब हिस्टोग्राम है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कुछ इस प्रकार से बनता है, वो ऐसे करके, ऐसे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में डीए जो है परपेंडिकुलर है, लंब है ए बी पे, डीए जो है लंब है ए बी पे, सी बी लंब है ए बी पे, सी बी जो लंब है ये ए बी पे, और ए सी इक्वल्स टू बी डी दिया गया है, ये बी डी इक्वल्स टू ए सी दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी दो त्रिभुज जो है वो क्या है, सर्वांग सम है। ये अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, कौन से दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांग सम है। तो अगर मैं फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लूं, एक त्रिभुज कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, उसके नीचे मैं दूसरा वन बना लेता हूं, दूसरा आपको कुछ ऐसे दिख रहा है। अब इसमें बोला गया है ये भुजा इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपको 90 डिग्री इस त्रिभुज में दिख रहा है, 90 डिग्री इस त्रिभुज में दिख रहा है। ये हाइपोटेनस है, इसका हाइपोटेनस ये वाला सेक्शन, इसका हाइपोटेनस या कर्ण ये वाली, ये आपस में दोनों में बराबर है, और एक राइट एंगल है, और ये वाला कॉमन भुजा है। कॉमन भुजा का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ भुजा। तो सर्वांग सम के कुछ नियम है, जैसे कि जैसे मुझे याद आ रहा है, भुजा भुजा कोण, कोण भुजा, कोण भुजा। उसी प्रकार से एक राइट हाइपोटेनियस साइड है, मतलब आरएचएस इसको बोलते हैं। राइट एंगल होना चाहिए 90 अंश, एक कर्ण इक्वल होना चाहिए, और एक कोई भी एक भुजा इक्वल होनी चाहिए। तो दिख तो गया, एक दोनों त्रिभुज में ये वाले कर्ण बराबर मेजर के हैं, लेंथ के हैं। ये जो भुजा है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, और आपको एक राइट एंगल दिख रहा है। तो उस आरएचएस प्रिंसिपल से दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी जो सर्वांग सम है, बी ए डी के। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अब। दूसरा पूछ रहा है, निम्न में से कौन से दो पूरक कोण नहीं है। पूरक कोण का मतलब या सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। सीधा सा प्रश्न है। अब इतना सरल सा क्वेश्चन है, ये आया है सीजी टेट में, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होगा सप्लीमेंट्री या पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब क्या हो गया, दोनों का सम कितना होना चाहिए, जोड़ने से आना चाहिए 180। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से कोण पूरक कोण नहीं है। एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का योग 90 अंश होगा, और सप्लीमेंट्री का मतलब होगा दो कोणों का योग 180 है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री बोला गया है, 30 और 50 का सब 180 होता, तो ये तो है ही। 5 और 75 180 होगा, 89 और 91 भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये 23 और 177 जोड़ के देख लो, 7 3 10 कैरी 1 3, 7 3 10 और 11 विद कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, सॉरी कितना आ जाएगा, गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड 100 हो जा रहा है ना, 23 और 177 100 हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, सॉरी 200 हो जा रहा है। तो अपने को 180 चाहिए, तो यही वो आंसर है जिसमें दो एंगल्स क्या नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है। ओके, दोनों एंगल्स क्या नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, सो यही आंसर होगा अपना डी। इनको जो दोनों को जोड़ने से 180 नहीं आता, 180 नहीं आता। सप्लीमेंट्री में 180 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए बी सी को जोड़ने से 180 आ रहा है, बट हमने को नॉट पूछा है, तो नॉट में ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। 96 देखिए, 96 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपके पास सीरीज दिया हुआ है, एस एन बराबर एन बटे सॉरी एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n। तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब ये एपी से बन रहा है क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आप यहाँ पर n की जगह 1 रखो। ठीक है, n की जगह 1 रखो। यदि एस एन बराबर n की घात 2 धन 2n, तो पहला पद और सामान्य अंतर का योग ज्ञात कीजिए। तो ये S1 निकालो पहले। S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 धन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 विच इज 3। तो पहला पद 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों में दिया है। अब S2 निकाल लो, S2 निकालो। तो S2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4, और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। बट ये पहला पद 8 नहीं है, याद रखना, ये 8 नहीं है। ये S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स है, याद रखना। यहाँ पर ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया है क्वेश्चन में, बट मैं बता रहा हूँ। S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। अब ये S2 का मतलब क्या है, पहला पद धन दूसरे पद का योग है ये। ओके, तो पहला पद कितना है, 3 है, दूसरा पद अपने को पता नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये S2 क्या है, पहला पद और दूसरे पद का योग। पहला पद आपको पता है 3 है, लेकिन दूसरा पद नहीं पता है, तो पहला और दूसरा को जोड़ने से 8 आ रहा है। तो ये 3 घटा दो, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। तो सेकंड टर्म क्या है, 5 है। सेकंड टर्म क्या है, 5।
अब आपसे पहला पद और सामान्य अंतर पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला पद कितना है अपना 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, इस तरह से आना चालू होगा, है ना, 3 2 5 5 2 7। तो पहला पद 3 है और दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है देखते जाओ, 2 2 का अंतर है। आई थिंक आपको एपी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, 96 का ऑप्शन है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर जाके, 96 का ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, राइट, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सेक्शन है, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं पालना है। देखो एपी वेपी तो कर ही लेना है यार, ये 10वीं में है, 8वीं 10वीं। अभी आप जो सीजी टेट दे रहे हो, सीजी टेट का पेपर 2 मतलब पहली से 8वीं तक के मैथ्स कायदे से आने चाहिए, लेकिन वो पूछता है 10वीं तक के भी है, कुछ क्वेश्चन और टफ भी पूछेगा वो, बट 10वीं से ऊपर नहीं जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 5वीं क्लास के पेपर, 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, ये 5वीं क्लास की बुक में आपको दिख जाएगा। क्या बोल रहा है, आयताकार बाड़ा है, आयताकार बाड़े है, तो ये आयताकार एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, और आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 500 दे दिया है भाई, लंबाई भी यदि बाड़े की चौड़ाई, लंबाई ज्ञात करना है, बाड़े की चौड़ाई 20 दिया है, तो काटो सीधे सीधे कट रहे हैं, तो पक्षांतर करने से 25 आ रहा है, 25 फीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो सीधे 25 आंसर आ जा रहा है ना। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, चौथी 5वीं की बुक में मिल जाएगा आपको ये प्रश्न। उसके बाद आओ, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ दिस टू टर्म, बोल रहा है कि इन दोनों के योग से इसको घटाइए, इन दोनों के योग से इसको घटाना है आपको। पहले इनको जोड़ दो, 3 और 1 4 हो, कितना हो जाएगा, 3 और 4 7x हो गया, 2y और -6y, तो ये -4y हो गया, 3z और 5z, ये 8z हो गया, जोड़ लिया। अब इन दोनों को घटाना है, इसको, ये आपका जो बहुपद है इसको इस बहुपद से घटा दो, 7 में 6 गया, 1x आएगा। अच्छा एक सेकंड रुकना ना, घटाते समय एक चीज ध्यान देना पड़ता है, फ्रॉम वाला या फिर से वाला, किससे किसको घटाना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, मतलब ये ऊपर लिखाएगा और ये नीचे लिखाएगा, समझ रहे हो बात मेरा। तो ठीक है, हम सही ही कर रहे हैं, उस हिसाब से नीचे मैं लिख देता हूं 6x + 7y और -2z, यहाँ -2z मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को घटाना है, मैं थोड़ा क्लीन कर दूं इधर, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैंने पूछा 5 में से 2 को घटाइए, 5 में से, है ना, 5 में से 2 को घटाना है, तो 5 में 2 घटाओगे तो 3 आंसर आएगा। लेकिन अगर यही होता 2 में से 5 घटाइए तो -3 आएगा। तो आपको घटाने में हमेशा ध्यान देना किस में से किसको हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा बोला गया है, 7 में 6 गया, 1x आ जाएगा, -4 और -7, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो 7 3 10 और 1 11, -11y एंड दिस इज ऑल्सो, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। ये 8वीं का प्रश्न है, 8वीं का पॉलिनोमियल सेक्शन से है, 8 2 10 10z, ये आंसर होगा x - 11y + 10z, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 8वीं का प्रश्न है यार, ये 8वीं से क्वेश्चन बना है, तो थोड़ा ध्यान से बनाइए सेक्शंस को, बहुत आसानी से, ये बहुत आसान सेक्शन है, आपको बता दो। मैथ्स जो सोच रहा थोड़ा टफ है ना, वो नहीं है, इतना टफ नहीं पूछा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा गया है। जहां पर एल का एक्चुअल में एल नहीं बोल रहा है, ये जो ऐसा दिखा चिन्ह, ये इसका मतलब कोड है बोला जा रहा है, ठीक है, कोड को डिनोट कर रहा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है बोल तो दिया है, तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये 90 हो गया डेफिनेटली, ठीक है, तो ये समकोण है, ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में ना बाकी जो दो बचे हैं, ये और ये न्यून कोण होते हैं, याद रखना, ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होते हैं दोनों, और ये दोनों का योग बराबर 90 होगा। ये जे और एल, ये जो जे और एल को जोड़ने से कितना आएगा, 90 अंश आएगा। तो ध्यान से यही दो चीज को पकड़ो और सॉल्व करो। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये एम का मतलब क्या पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के है, ध्यान समझना, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, बस यहाँ को दिख दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जे इक्वल्स टू 180, ये सही है। एल और जे दोनों न्यून कोण है, एकदम सही है, न्यून कोण है। एम और सॉरी मेजरमेंट ऑफ एंगल एन और मेजरमेंट ऑफ एंगल जे का योग 90, ये भी सही है। एल और जे अधिक कोण होंगे, यही गलत है, मतलब यही आंसर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो अपना एंगल, ये ऑप्शन जो डी है ना, वही सही होने वाला है। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको 7वीं 6वीं में मिल जाएगा,
देखो मैथ्स का स्टैंडर्ड देख लो, इस स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर। साइंस तो टफ है, बोलूंगा साइंस टफ पूछ दिया है, साइंस को डीप जाके पूछा, 8वीं तक का स्टैंडर्ड रखा है बट पूछा डीप है। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या 12,000 नहीं 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी? वहां की जनसंख्या कितनी होगी? देखो मैं एक चीज मैं फिर से बोलूंगा यार, जब भी आप टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो पहला चरण यही होगा, या तो सीटेट निकाल लो या तो सीजीटेट निकाल लो। अगर ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो टीचर भर्ती एग्जाम में आप पास नहीं कर सकते, मैं बता दूं, क्योंकि ये इसका लेवल इतना आसान है। एक तो ये इजी होता है, दो तीन चीजें हैं, इजी है प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें ऐसा कोई होता नहीं कि इतने लोगों का ही सिलेक्शन होगा। जो लोग 90 नंबर तक ले आएंगे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो लोग 90 नंबर ले आएंगे उनका निकलेगा ही, ऐसा है। लेकिन टीचर्स भर्ती मान लो 200 पोस्ट है तो 200 में उनका ही निकलेगा जो रैंक 1 से रैंक 200 तक लाएंगे टॉपर्स लोग, उनका ही निकलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, इसको क्रैक करना है। पेपर का लेवल आसान है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना भी चाहे एस्पिरेंट है, कैंडिडेट है, सबका निकलेगा अगर वो 90 प्लस स्कोर करते हैं, 90 या 90 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं तो। परसेंट की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, यार समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम बहुत आसान है, कंपेरेटिवली टीचर भर्ती एग्जाम्स के तो बहुत इजी है, तो इसको टारगेट करो और कोशिश करो कि ये निकल जाए। अब बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, वहां की जनसंख्या हर साल 2% बढ़ जा रहा है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, नहीं चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। 1,25,000 की बात वो कर रहा है, ठीक है, समझ गए इस चीज को? किसी चीज का भी हमको 2% 3 बार निकालना है, एक डेटा मिलेगा, एक और डेटा मिलेगा, ये पहले साल का डेटा है, ये दूसरे साल का डेटा है और ये तीसरे साल का डेटा, 3 डेटा मिलेगा, यही आपका आंसर होगा ये वाला सेक्शन, ठीक। इसका अगर 1% आप निकालो, डायरेक्ट 3% नहीं निकाल सकते क्योंकि 2% हर साल बढ़ रहा है, यहाँ एक बढ़ेगा फिर उसका ये निकलेगा फिर उसका ये निकलेगा, तो डायरेक्टली इसका 3 साल के नहीं निकलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होगा, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ेगा, ब्याज मतलब जो जनसंख्या बढ़ जा रहा है वो भी जुड़ेगा। 1,25,000 का पहले 1% निकालो। 1% निकालने का सीधा सा रूल क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोग को। यहाँ पर 1% निकालने का रूल क्या होता है? 1% निकाल, जैसे मेरे पास 1200 है, 1200 का 1% क्या होगा? 2 जीरो बस हटाना होता है, स्टार्टिंग लास्ट के 2 जीरो हटा दो तो कितना बच रहा है? 12, तो 12 ही 1% है, समझ रहे हो? जैसे 1805 है, तो 1805 का 1% क्या होगा? ये जो लास्ट के 2 डिजिट हटाओ आप, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल वाला सेक्शन में करना नहीं चाह रहा था। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट 3 जीरो दिख रहा है आपको, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। ये 2 जीरो हटा दो बस यहाँ से, है ना, ये 2 जीरो हटाओ तो 1% कितना आ जाएगा? 1 2 5, 1 2 5 और 1 जीरो, ये 2%, 1% है, इसको 2 से गुणा कर दोगे 2% आ जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 25,000 हो जाएगा, सॉरी 2500 हो जाएगा 2%, तो इसमें सिर्फ 2500 आपको जोड़ देना है, ठीक। एक साल में 12,000, 1,25,000 का 2% कितना होगा? 2500। तो ये 2500 वो जनसंख्या है जो क्या हो गई? बढ़ गई। तो आपको कुछ नहीं, अब 1,25 में कितना जोड़ना है? 2500 को जोड़ देना, तो जोड़ो, तो एक साल बाद इतनी जनसंख्या हो गई। यहां लिख देता हूं, एक साल बाद कितनी जनसंख्या हो गई? यहां 1 2 7 5 0 0, इतनी जनसंख्या होगी एक साल बाद। अब 2 साल बाद, दूसरे साल बाद फिर इसका 2% निकालना है अब ना, अब इसका 2% नहीं निकालना है, ये जो बढ़ चुका है उसका 2% निकाल, 2% में 2 जीरो फिर हटा दो, तो कितना आ गया? 1 2 7 5। अब इतना जोड़ दो इसमें, तो 1 2 7 5 डबल शून्य में क्या जोड़ना है? 1 2 7 5 जोड़ना है, तो 1 2 7 5, इसको जोड़ो तो 5 7 5 2 7 7 1 8 1 2 कितना आ गया? 1 2 1 2 8 7 7 5, इतना आ गया, ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब इसका 2% निकालो, इसका क्या निकालो? 2%। तो फिर से 2 जीरो आपको हटाना है, तो ये कितना बच रहा है? 1287, यहाँ जीरो नहीं है ना, तो 0.75 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। कितना आ जाएगा इसमें? एक सेकेंड, इसका 2% कितना आ जाएगा? 1287.75। अब इसको चाहो तो, अब जनसंख्या तो प्रतिशत में नहीं, दशमलव में नहीं आएगी ना, या तो 1 बढ़ेगा या तो 2 बढ़ेगा, 1.5 तो नहीं बढ़ सकता,
तो इसको आप सीधे क्या कर लो, मोटा मोटा में 1 2 8 8 भी मान सकते हो। अब 1 2 8 8 इसमें जाके जोड़ दो यहाँ पर 1 2। अब मुझे पता है कई लोग को ये मैथ्स का इतना इजी सा सेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, बट नहीं आ रहा तो आपको मेहनत करने की जरूरत है यार, आपको सीखने की जरूरत है मैथ्स, क्योंकि ये विद्दी सा चीज अगर आप नहीं कर पा रहे, सिर्फ परसेंट का गेम चल रहा है। ये 8वीं का क्वेश्चन है, आप 8वीं 7वीं का बुक उठा के देख लो, एनसीईआरटी छत्तीसगढ़ की बुक उठा के देख लो, दिया है, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, ये 8वीं 7वीं की पुस्तक में दिया है। अगर इतने सा चीज नहीं बन पा रहा है ना, तो फिर ये बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए आगे सर्वाइव करना। इसको जोड़ो, अब ये वाला सेक्शन को जोड़ो, 8 2 10, 8 2 10, 3 13, 3 कैरी 1, क्योंकि मैं दशमलव हटा दिया हूँ इस वजह से। 7 8 8 16 6 विथ कैरी 1, 7 केवल 8 9 और एक 10 कैरी 1, 8 2 10 कैरी 1 3, तो 1363 के आसपास। अब देख लो आंसर 1363 के आसपास कौन सा, यही वाला आंसर दिख रहा है आपको, तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि दशमलव आ रहा है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया आंसर अपना। ठीक है, ओके, देखो जाके इसका आंसर, ये 100 का बी आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आया, चल कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग ऐसे करके बना तो सकते हो उस चीज को। ओके, चलिए देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, द लेंथ, देखो मैथ्स इतने ही, मैथ्स का यही स्टैंडर्ड है, मैं आपको बता दूं, मैथ्स का स्टैंडर्ड इतना ही है। अब इसमें आप कुछ भी जी जान लगाओ, लेकिन कोशिश करो कि ये 60 नंबर का जो सेक्शन है 55 तक आ जाए भाई, 55 आ जाए तो चैन से सांस लोगे आप लोग। ठीक है, और बोलो तो मैं क्लास करा देते हैं आपका इस सेक्शन में। ऑलरेडी मैं मैथ्स के बच्चों को पढ़ाया हूँ लास्ट ईयर, सेकेंड लास्ट ईयर, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरी चलती थी, तो उसमें हम लोग किए हैं ये सेक्शन। चलिए देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो ये टीएसए का क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया, एक एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया, टीएसए का फॉर्मूला होता है 6a², एलएसए का फॉर्मूला होता है 4a², जहां ए क्या है, साइड है, ये 15 सेंटीमीटर वाला। तो टीएसए निकालना है, पुटअप करो, 6 इंटू 15 की घात 2, तो 6 गुणा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 को 6 से गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 विद कैरी 1, 6 दूनी 12 एक 13, 13 50 दिख रहा है, ऑप्शन बी सीधे से आंसर आ रहा है यार, इतना इजी तो नहीं आता 7वीं 8वीं में भी, 7वीं 8वीं में जो पढ़ाता हूँ ना, तो बोल देता हूँ कि इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। चलो देखो, फाइंड द बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम एंड हाइट आर गिवन दिस। ठीक है, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम मतलब आयतन दिया है, आयतन दिया है 900 मीटर क्यूब, किसका, क्यूब का है, फिर से ना क्यूबॉइड है, चलिए क्यूबॉइड है, एंड ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 5 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द बेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और लंबाई गुणित चौड़ाई ही क्या होता है, एरिया होता है, बेस एरिया। तो बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है आपको 900, तो यहाँ 900 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो 900, बराबर एरिया हमको निकालना है, और हाइट भी अपने को दे दिया है 5, तो 900 बटे 5 कर दो, पक्षांतर करो तो कितना आ जाएगा, 900 बटे 5 इक्वल्स टू एरिया, काटो, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 180 है क्या ऑप्शन में, देखो ये डी वाला। ठीक है, इतना इजी सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अभी फिर से एक डेटा से प्रश्न आया है, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्योंकि ये संक्षिप्त और सटीक है, सीधा आंसर है। मैं आपको डेटा पर एक अलग से एक सेक्शन में बता दूंगा, डेटा का कुछ 4-5 पॉइंट्स होंगे, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट करके बताना अगर आपको जानना है, तो मैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानकारी दे दूंगा। ठीक है, एक पेडागोगी से एक और क्वेश्चन आया है, टू डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस जिसको ई से डिनोट किया गया है, सिंबल जिसको एस से डिनोट किया गया है, पिक्चर पी से, लैंग्वेज एल को, इसको फॉलोइंग सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है कि पहले हम क्या चीज सीखेंगे। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका उपयोग कब हम करेंगे, इसका सीक्वेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर कमेंट करके बताओ। बच्चा पहले, आप अगर बच्चे से ही कंपेयर करो, आप बच्चे हो तो पहले क्या सीखोगे, एक्सपीरियंस, सिंबल, पिक्चर एंड लैंग्वेज, पहले क्या सीखोगे, ये थोड़ा सा कोशिश करो। आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं, इसको एक बार कोशिश करके देखो कि पहले क्या आएगा, पहले आप क्या सीखोगे। गणितीय विचार, गणित पूरा सिंबल पे चलता है, ठीक है, पूरा प्रतीक होगा, चिन्ह होगा, भाषा है, गणित का भी भाषा होता है। तो पहले बच्चा क्या सीखेगा, तो मैं आपको बता दूं, पहले आप अनुभव लोगे, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस लोगे,
पहले आपको एक्सपीरियंस होगा चीजों के बारे में कि इस चीज से हम ये कर लेंगे, इस सूत्र से हम ये निकाल सकते हैं, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे ये चीज होना ही चाहिए। इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर इसका लैंग्वेज भी आप जानोगे। एक्सपीरियंस हो गया तो मैथ्स का लैंग्वेज सीखोगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रफल की ही, क्षेत्रफल का आपको अनुभव है कि क्षेत्रफल क्या चीज है, क्षेत्रफल क्या है, तो उसका लैंग्वेज, अब इस क्षेत्रफल में क्या क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है, कुछ और भी चीज हो सकता है लेंथ और, जैसे सर्कल का निकाल रहे हो तो पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिभुज का क्षेत्र वृत्त का एरिया निकालने के लिए आपको ये सूत्र होना चाहिए, तो आपको उसका लैंग्वेज भी पता होना चाहिए। फिर आता है पिक्चर। अब वो चीज दिख कैसा रहा है उसका पिक्चर माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं त्रिभुज बोल रहा हूं तो त्रिभुज के चित्र आपके सामने आ जाना चाहिए। अगर मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूं, आयत बोल रहा हूं, तो उसका चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। सबसे लास्ट में आप सीखोगे सिंबल। सबसे लास्ट में आप लिखोगे सिंबल। जैसे मैं एरिया लेंथ को किससे डिनोट कर दिया, एल के सिंबल से। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सिंबल, है ना, प्रतीक, प्रतीक चिन्ह। बी से मैंने डिनोट कर दिया किसको, ब्रेथ को। आर से मैंने डिनोट कर दिया है व्हाट, रेडियस को या त्रिज्या को, ठीक है। तो इस सबसे लास्ट में आप सिंबल सीखोगे। अगर आप सोच रहोगे कि पहले बच्चा सिंबल सीख जाए तो ये गलत चीज है। आप बच्चे को पहले, किसी बच्चे के सामने ऐसा ऐसा सिंबल बना देना, एल बी एच, और पूछना क्या है तो नहीं पता बोलेगा। एल का मतलब मुझे नहीं पता। आप उसको बोलना क्यूबॉइड की बात करो तो उसको क्यूबॉइड भी नहीं पता होगा। अगर आप क्यूबॉइड बता भी दिए, क्यूबॉइड कैसे, ईंटे का आकार का होगा, ईंट जो है क्यूबॉइड जैसा दिखाई देता है, तो वो थोड़ा सा समझ तो जाएगा कि ऐसा शेप को क्यूबॉइड बोलता है। फिर आपसे पूछोगे एल क्या है तो नहीं पता बोलेगा। क्यों नहीं पता, कि पहले वो एक्सपीरियंस तो कर ले, उस चीज को अनुभव तो कर ले कि क्या चीज होता है। पहले वो अनुभव, सबसे पहले अनुभव करेगा। अगर आप बोलोगे कि उसका आकार ईंटे के समान है तो थोड़ा सा ईंटा देखा होगा बच्चा तो बोलेगा हाँ ईंटे का आकार का है, मैं समझ गया ईंटे का आकार का कैसा होता है। एक दो उदाहरण और भी दे देगा, डिब्बे का बॉक्स, जूता वाला बॉक्स होता है वो भी उसी आकार का होता है। तो सबसे पहले वो सीखेगा अनुभव, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब क्या बोला जा रहा है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 28 एंड 10 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब व्यास दिया 28, तो त्रिज्या हो जाएगा 28 का आधा 14, एंड उसकी हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ बेलन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख लो 22/7, आर आपको दिया है 14, 14 का स्क्वायर लिखना है 196 होता है, और हाइट दिया है 10। पहले काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5, 7 8 56, ठीक है। 28 आ गया, 28 गुणा 10, 22 गुणा 28 गुणा 10, ये करना है आपको, 22 गुणा 28 गुणा 10, इसको गुणा करो, वही आंसर है। वैसे जैसे पाई के टर्म में, पाई तो पाई का मान रखा ही नहीं है भाई। थोड़ा क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व करने से पहले ना ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन किस फॉर्म में पूछ रहा है। अब रुको, इसको थोड़ा रफ कर ले, इसलिए ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार, ऑप्शन बहुत जरूरी देखो। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई को पाई ही लिखो, आर का मान 196 था, गुणा 10 करो तो कितना आ गया 1960 पाई। देखो कितना सरल सा। सीजी टेट वाला ना आपसे मेहनत करवा ही नहीं रहा है। अगर ये टीचर भर्ती होता ना तो ये पाई का मान निकलवाता आपसे 22/7 और फिर गुणा करवाता। ये कुछ करवा ही नहीं रहा, सीधे से आंसर आ जा रहा है। 14 का स्क्वायर 196, 10 से गुणा करो तो 1960। मतलब पेन कॉपी यूज करने की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी कर दिया उसने चीजों को, ठीक है। देखो एक सेकेंड, अब देखो अगला को प्रश्न देख लो। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3 दिया है। सी बी अनुपात सी दे दिया है, बी अनुपात सी दिया है, कितना दिया है जी 5:7, 5:7। अब आपसे पूछा गया एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न को ध्यान से देखते हो आप तो इसमें बी दोनों में कॉमन है, बी कॉमन है,
और इनका अनुपात कितना दिया है, 3 और 5 दे दिया है। एक जगह b का मान 3 दिया, एक जगह b का मान 5 दिया है। इन दोनों को सेम कर लो। सेम करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक कर लो। एक करने के लिए, इसको एक करने के लिए क्या करोगे, 3 को 3 से भाग करोगे, 3 को 3 से भाग करो तो 1 आ गया। इसको 5 से भाग करो तो 1 आ गया। अब इसको देखोगे तो कितना आ गया है, 2/3 अनुपात, ये b तो 1 हो चुका है अनुपात, यहाँ भी b 1 हो चुका है, और इधर क्या है 7:5। तो ये एक्चुअल में क्या है, a/b/c। ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, तो 15 से गुणा कर दो। यहाँ 15 से गुणा करो, इसको 15 से गुणा करो, इसको 15 से गुणा करो, तो 3 पंचे हो गया, 5 दूनी 10 आ गया, ये 15 हो गया, ये 5 तिया, एक सेकंड रुकिए, ये 5 तिया, तो 7 तिया 21, तो 10:15:21 ऑप्शन है। ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन है ना, है तो ये इजी, नो डाउट। कितना ये सरल सा है, ये चीज भी देखोगे आप लोग तो कितना इजी ही है। चलो आगे देखो, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यह सोचना क्या कहलाता है। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दिस थिंकिंग इज। तो ये सिंपल सा चीज है, देखो कंपैरिजन यहाँ पर नहीं हो रहा, तुलना आप नहीं कर रहे हो, किसी चीज को तुलना कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, एलिमिनेशन करो। अजम्पशंस, एजम्पशन का मतलब होता है आप किसी चीज को x मान लिए, मान के चल रहे थे और फिर वहां से कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ मानना ही नहीं है। यहाँ पर कुछ माना है क्या कि इतने का मान वो है, इतने का मान ये है, नहीं मान रहे, तो एजम्पशंस भी नहीं है। अब दो ही चीज है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट एंटोनिम्स हैं, अपोजिट हैं। जनरलाइज कर रहे हो कि स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई कर रहे हो। तो ये देखोगे, अगर हमने बहुत सारे त्रिभुज दे दिए बच्चों को, बहुत सारे त्रिभुज दे दिए, सबका मान दे दिया, ये इतना अंश है, ये इतना डिग्री है, ये इतना डिग्री है, ये इतना डिग्री है, जोड़ो बच्चे लोग, तो बच्चे लोग जोड़ के बताया 360 आया। मैंने एक और चतुर्भुज दे दिया, इसका इतना मान दिया, इसका इतना मान दिया, इसका इतना मान दिया, इसका इतना मान दिया, बस जोड़ो बच्चों, तो बच्चे लोग फिर जोड़ के बताया 360 है। ऐसे ही मैंने 15 से 20 एग्जांपल दिए, सारे चतुर्भुज के चारों एंगल को जोड़ने से 360 आ रहा है। तो बच्चे इससे जनरलाइज करेंगे, इससे क्या करेंगे बच्चे, जनरलाइज करेंगे कि भैया चारों कोणों का योग हमेशा 360 आ रहा है। तो हम इससे ये जनरलाइज कर पा रहे हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये क्या है, व्यापीकरण है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, वो व्यापीकरण है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखो। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू लोकेशन। देखो लोकेशन आ गया, लोकेशन या एरिया, जब भी लोकेशन और एरिया मतलब ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन है, आप ऐसा क्लासिफाई कर रहे हैं, ऐसे उसको वर्गीकरण कर रहे हैं जहां पर लोकेशन आ रहा है, लोकेशन मतलब क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र आ रहा है, तो ये कैसा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नाम से क्लियर है। क्वालिटेटिव कब होता, जब हम लोग उसके गुणों के आधार पर उसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसे कि रंग के आधार पर कर रहे हो, गुड़, ठीक, कोई सा भी हो जाए, आप गुड़ को ध्यान दे रहे हो, खट्टा मीठा के आधार पे कर रहे हो, रंग के आधार पे कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरह की क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव का मतलब आप जैसे कि कुछ एरिया के क्वेश्चन दिए हैं, कुछ त्रिभुज वाले प्रश्न दिए हैं, कुछ त्रिभुज एरिया में ही कुछ त्रिभुज के प्रश्न हैं, कुछ चतुर्भुज के प्रश्न हैं, कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे अपन डिवाइड कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली। ठीक है, ये भी वैसे क्वांटिटेटिवली नहीं होगा, क्वालिटेटिव ही हो जाएगा। क्वांटिटी आना चाहिए, मात्रात्मक मतलब संख्या आना चाहिए, 8 10 15 इस तरह के संख्या वाले आएंगे तो मात्रात्मक वर्गीकरण होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे 1946 की घटना को जमा दिया, फिर 1977 की घटना, मतलब एक क्रम में क्या होगा, बढ़ते जाएगा कालानुक्रम में। तो ये अभी का तो सिंपल सा है, जब उसमें बोल दिया कि लोकेशन और एरिया आ गया, देखो यही कीवर्ड है, अगर लोकेशन और एरिया दिख रहा है तो फिर वो ज्योग्राफिकली वाला होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार ग्राफ सबसे अच्छा है। प्रतिशत डेटा, प्रतिशत को आपको एक्सप्लेन करना है। लाइन ग्राफ में आप थोड़ा मुश्किल जाएगा, हिस्टोग्राम में भी मुश्किल है, पिक्टोरियल ग्राफ में भी आप कर सकते हो बट मजा नहीं आएगा। सबसे बेस्ट होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट में बहुत आसानी से डिनोट कर सकते हो। ये टोटल अपने पास 360 डिग्री होता है, जिसको हम लोग 100% मान के चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको 360 का 4 भाग में डिवाइड कर दो तो 90 हो गया, 90 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 25%, है ना, तो बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हो। ये 90 डिग्री है, मतलब ये 25% डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बच गया है ये 75% होगा, मतलब इसका एंगल कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक, सबसे बेस्ट होगा पाई चार्ट।
पिक्टोरियल भी है बट उससे भी अच्छा पाई चार्ट है। आगे देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कीजिए जिसका आधार 10 इंच है और ऊंचाई 7 इंच है। इतना आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, एक सेकंड रुको। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। ठीक है, तो आपको आधार बेस कितना दिया है 10 इंच और ऊंचाई दी है 7 इंच, दोनों को जोड़ दो, गुणा कर दो सारी, तो हाफ गुणा 10 गुणा 7। पेन कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है, 5 7 35, ये आंसर है। अच्छा इंच में बोला है ना, 35 इंच स्क्वायर ये आंसर होगा। इंच में बोला तो इंच में आंसर आएगा ना, ऑप्शन ए बी नहीं होगा, 35 इंच स्क्वायर होगा, याद रखना 35 इंच स्क्वायर ये होगा। सेंटीमीटर वाला नहीं होगा क्योंकि ये भी इंच में दिया है, ये भी इंच में दिया, दोनों इंच में दिया है, आधार भी इंच में है और क्या इंच में है, ऊंचाई भी इंच में है। अब अगला प्रश्न देखो, यदि x का मान 1 है, y का मान 2 है, z का मान -3 है, तो आपको ये फाइंड करना है। बहुत आसान है, इसको पुटअप करो सीधा। 2 x की जगह लिखोगे 1, x की जगह 1 तो 1 का क्यूब, गुणा y की जगह लिखोगे 2 -5, x की जगह अगेन 1 का स्क्वायर, y के जगह लिखोगे आप लोग 2। एक सेकंड रुकिए, यहाँ 1 स्क्वायर हो गया, y की जगह लिखेंगे 2। फिर क्या है, +2z है, 2z तो 2, z की जगह लिखना है अपने को -3। इसको हल करिए, 1 का क्यूब 1 ही होगा तो 2 दूनी 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये 3 दूनी -6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 10 और 6 16 हो गया, 16 में 4 घटा दो तो कितना आ रहा, 12 -12 ऑप्शन है। ठीक है, देखो इतना आसान सा चीज है, ये दिया है कि नहीं दिया, आसानी से सबको बन जाएगा आसानी से चीज ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, किसी त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं पूछा गया है। विकर्ण होते क्या है, अब देखो विकर्ण क्या होते हैं। ये एक चतुर्भुज, एक मैं चतुर्भुज बना देता हूं पहले तो। ये एक चतुर्भुज है, ये कोने जस्ट अपोजिट कोने को ज्वाइन करो, ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। समझ में आ रहा है। अगर ये पेंटागन बना लेते हैं, इसमें कितने विकर्ण है, ये एक पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया, ये तीसरा विकर्ण हो गया, ये चौथा विकर्ण हो गया, ये पांचवा विकर्ण हो गया, और ये तो है ऑलरेडी है ना, तो 5 विकर्ण यहाँ पर आ रहा है। तो विकर्ण ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड ही हो, मतलब हर फिगर का अलग अलग विकर्ण होगा। त्रिभुज में विकर्ण होंगे ही नहीं। देखो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में इसका अपोजिट तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते, त्रिभुज में विकर्ण 0 होगा। डायगोनल्स कितने होंगे, 0 होंगे, तो याद रखना। आगे देखो, 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त, आप एक अर्धवृत्त खींचो जिसकी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ये एक अर्धवृत्त हो गया। 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले, तो इसका त्रिज्या आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त है। इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिधि कैसे निकालोगे, परिधि ऐसे निकालोगे, देखो परिधि में निकाल के बता रहा हूँ। परिधि मतलब चारों ओर इसके बाउंड्री लगाओ, ये बाउंड्री करते करते यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री होगा, तो ये वाला हिस्सा पाई आर होगा। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पाई आर होगा, और ये क्या हो जाएगा, 2r होगा। ये डायमीटर है ना, रेडियस इंटू रेडियस प्लस रेडियस, डायमीटर व्यास, तो इसका आ जाएगा परिधि, परिधि बराबर होगा पाई आर प्लस 2r। पाई का मान 22/7, रेडियस भी 7 दिया है, प्लस 22, 7 दूनी करोगे तो 14 आ जाएगा, तो काटो 22 और 14 को जोड़ दो, 22 और 14, 4 2 6, 2 1 3, 36 सेंटीमीटर होगा क्या, परिधि। परिधि 36 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का, आधा कर दोगे तो आ जाएगा आधे सर्कल का, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/7/2, एक 7 7 कट गया, एक 11 कट गया, 11 से 70 आ जाएगा, 77। क्षेत्रफल कितना है 77, परिधि है 36, 36 और 77 ढूंढो, ये है 36 और 77, ये आंसर हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ओके, आगे और देखो, एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है 1400, कॉस्ट प्राइस सीपी दिया है 1400, लॉस परसेंट दिया है 15%, तो 1400 को 15% निकालो ना, 1400 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटाना है, 140,
और 5% 140 का आधा 70 210 आ गया। 210 कम कर दो 1400 में, 1400 में 210 का नुकसान है, यही हानि है। ये क्या है? हानि राशि है। हानि घटा दो, 0, 10 में 1 गया 9, 3 में 1 गया, 3 में 2 गया 1, 1190 इसका होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1190 रुपए। ठीक है, आगे देखिए, what rate percent per annum will produce rupees 250 as a simple interest on rupees 6000